भैया जी कहिन में आपका स्वागत है। आज बातचीत का सिलसिला मैं अपने घर से कर रहा हूं आपके साथ। बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, बहुत सारी बातें आपको शेयर करने के लिए भी हैं और बहुत सारी बातें आप मुझसे कहेंगे। आज के बाद जो प्रोग्राम का हिस्सा होगा, हालांकि ये प्रोग्राम ऐसा रहा है जिसको कि मैं फुटपाथ पर करता रहा हूं, तमाम लोगों के बीच में करता रहा हूं। बंगाल के लौटने के बाद मैं लाइव पहली बार मुखातिब हो रहा हूं। पिछले लगभग 10 दिन मैं यहीं दिल्ली में था। प्रोग्राम रिकॉर्डेड जाता रहा जो पहले मैंने कोलकाता में या बंगाल में रिकॉर्ड किया था। दरअसल मैं निराश कभी नहीं होता, न परेशान होता हूं, लेकिन आज दोनों हूं। निराश सिस्टम से और परेशान तमाम सारे उन लोगों को लेकर जिनसे सोचा था कि हेल्प मिलेगी या जब जरूरत होगी तो वो हेल्प सामने निकल कर आएगी। हताश हैं, परेशान हैं, लाख कोशिशों के बावजूद भी उन तमाम सारे लोगों की हेल्प नहीं हो पा रही है। साफ गोई के साथ मैं प्रोग्राम करूंगा, बहुत सारे लोगों को जोड़ने की कोशिश करूंगा कि आप सब लोगों की आवाज कम से कम जाए। होगा क्या, हो ये सकता है कि मुझे एक कहानी याद आती है और मैं उसको कोट करना चाहता हूं, आज कहना चाहता हूं। दरअसल वो ये कि एक छोटी सी गिलहरी राम सेतु बन रहा था और रेत में लेटती थी और जाके समुद्र में पहुंच जाती थी और कहती थी कि नहीं ठीक है, राम सेतु बन रहा, मेरा भी कंट्रीब्यूशन है। आज यही वक्त है कंट्रीब्यूशन का, कैसे भी हो, किस तरह से भी हो। कुछ थोड़े से केसेस में कमी आई है। मैं बातचीत शुरू करूं उससे पहले हालात जो कैनवस है वो खींचना चाहूंगा। हालात नंबर्स में थोड़ी सी कमी है, लेकिन निराशा, परेशानी, हताशा अभी भी, जब मैं प्रोग्राम आपके सामने आप बैठा हूं तो कॉल्स पे ही था। बहुत सारे लोग हेल्प के लिए बार बार कह रहे हैं कि कैसे, कहीं अस्पताल का बेड, कहीं ऑक्सीजन का सिलेंडर, कहीं रेमडेसिविर दवाई, तमाम सारे फोन कॉल्स हैं। उसी के बीच में दम तोड़ती हुई जिंदगी भी है। इस बीच में भी हाईकोर्ट का आदेश भी है। इन तब सारी चीजों के बीच में ये पहले एक कैनवस, उसके बाद मैं मुखातिब होता हूं तमाम सारे लोगों से सवाल जवाब के लिए। जी, महामारी को मात देने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। दुनिया के कई देश आगे आकर इस मुश्किल भरे दौर में भारत की मदद का न सिर्फ ऐलान कर चुके हैं, बल्कि दूसरे देशों की मदद अब भारत तक पहुंचने भी लगी है। लेकिन वायरस के प्रसार की रफ्तार लगभग जस की तस बनी हुई है। देश में एक दिन में कोरोना के 3,23,144 नए केस दर्ज किए गए हैं। ये लगातार छठा दिन है जब देश में 3 लाख से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। इस दौरान 2,771 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इसी के साथ देश में सक्रिय मरीजों की कुल तादाद 28,82,204 पहुंच गई है। लेकिन राहत भरी खबर यह है कि बीते 24 घंटे में कुल नए मरीजों की संख्या 26 तारीख को दर्ज किए गए आंकड़ों की तुलना में काफी कम है। देश में 26 अप्रैल को कोरोना के 3,52,991 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 27 अप्रैल को कोरोना के 3,23,144 मामले रिकॉर्ड किए गए। यानी एक दिन में 29,847 कम मरीज आए। इसी तरह कोरोना से होने वाली मौत में भी गिरावट दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, देश में एक दिन में 33,59,963 लोगों का वैक्सीनेशन भी हो चुका है, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 14,52,71,186 पहुंच गया है। करीब 82% केसेस क्योर हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं। करीब 16.25% केसेस यानी कि 28,13,658 केसेस अभी एक्टिव केसेस की दृष्टि में हैं, जिनको कि मॉनिटर किया जा रहा है। जो हमारे सामने आज की सिचुएशन है उसमें हम देखते हैं कि मिड फरवरी ऑनवर्ड्स हम लोगों का एक स्टीप राइज इन केसेस नोट किया गया है। और अगर हम आज का डेटा देखें तो पाते हैं कि करीब 3,52,991 केसेस पिछले 24 घंटे में देश में रिपोर्ट हुए हैं।
कोरोना से बचने के लिए सावधानी को ही सबसे बड़ा हथियार बताया गया है। बावजूद इसके अभी भी बहुत से लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे हैं। यही वजह है कि कोरोना की चेन तोड़ना सरकार और सिस्टम पर भारी पड़ रहा है। बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। मैंने कहा कि कोई बहस नहीं, कोई बहस मुबाहिसा नहीं, कोई हल्लाबाजी नहीं। तमाम सारे वो लोग जो खास तौर से सीधे जुड़े हुए हैं और वो लोग जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस वक्त, उनसे बातचीत का सिलसिला जरूर जुड़ना चाहेंगे। हमारे जो मेहमान जो बातचीत के लिए आज जुड़ेंगे उनसे मैं तारुफ करा दूं। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हमारे साथ जुड़ रही हैं। सबसे पहले मैं उनका स्वागत करता हूं। डॉक्टर अशोक सेठ साहब हैं हमारे साथ, उनका भी स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ सृष्टि सेन शर्मा जुड़ रही हैं जो हेड ऑफ ऑपरेशंस हैं मेरेंडा हाउस कोविड, और इनसे भी बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। लेकिन डॉक्टर मानिंदर अग्रवाल हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे और एक आंकड़ा भी उनके पास है। लेकिन सबसे पहले मैं डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी और तमाम जो हमारे पैनलिस्ट आज यहाँ पे मौजूद हैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि ये प्रोग्राम मैं आज सबको समर्पित करता हूं। और ये सारे लोग जो हमारे साथ मौजूद हैं, अक्सर बहस होने लगती है और वो बातचीत इतनी ज़्यादा हो हल्ले में तब्दील हो जाती है कि कुछ अच्छी बात सामने निकल के आती ही नहीं है, और वो तमाम बहसों का हिस्सा वो बन जाते हैं कि कुछ समझ में नहीं आया। और आज स्थिति ये है कि जिंदगी और मौत में जो जद्दोजहद है वो सामने दिखाई पड़ रही है। और ऐसे में स्थिति में हम चाहेंगे कि सबसे पहले डॉक्टर स्वाति हमारे साथ मौजूद हैं। सवाल क्यों ना यहीं से शुरू किया जाए। डॉक्टर साहब, आपके सवाल हों, डॉक्टर्स आपके पास सवाल हों, और उन सवालों के बीच में जो तमाम सारे लोग हैं जो आज फोन से जुड़ना भी चाहते हैं, और लिमिटेशंस हैं, लेकिन ठीक है, प्रोग्राम है, आज शुरू करते हैं, फिर देखते हैं कहां तक हम किस स्तर तक पहुंच पाते हैं, जैसे तमाम कोशिशें हो रही। डॉक्टर स्वाति जी बिल्कुल। सवाल ये था कि ये कहां पे, जहां पे जी मैं कुछ कहना चाह रहा था कि ये कि जहां पे हम खड़े हैं इस वक्त, जहां पे हम मौजूद हैं इस वक्त, ये कहा जा रहा है कि एक राइज अभी और आना बाकी है, एक और कहां पे पहुंचेंगे, पीक कहां है, ये किसी को नहीं पता। डॉक्टर स्वाति जी बिल्कुल ठीक कहा प्रतीक जी आपने। और जिस तरह से अभी सिलसिलेवार से आप देख रहे हैं, लगातार हम लोग हर दिन एक नया रिकॉर्ड विश्व का पूरा बना रहे हैं, और जिस तरह से अभी मामले सामने आ रहे हैं और लगातार मृत्यु दर भी जिस तरह से अभी हम बढ़ते हुए देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। और कहीं ना कहीं हमें अब ये सोचना होगा कि ये कहाँ जाके रुकेगा, क्या कहाँ तक ये आखिर जाने वाला है। और अगर ऐसी स्थिति होती है कि मंजर बहुत ज़्यादा खराब होता है, हम ऑलरेडी एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जो कि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, हम बहुत सारे लोगों को रोज खो रहे हैं, 30 सेकंड में भारत में एक व्यक्ति की मृत्यु आज हो रही है। ऐसी स्थिति में अगर हम इससे भी बुरे मंजर पर जाने वाले हैं, जो कि हमारे कुछ अब जो मॉडल्स हैं और प्रिडिक्शंस हैं उनका जिस तरह से कहना है, तो फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज आत्ममंथन करने की और ये समझने की कि आखिर हमारी तैयारियां कैसी हैं, और आने वाले समय में जिन तैयारियों की बातें हम आज कर रहे हैं, क्या कल भी वो हमें सस्टेन कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, या हमारी तैयारियों में हमें और ज्यादा इजाफा करने की जरूरत होगी। जी तो जी यही सवाल जो है कि क्या इजाफा करने की जरूरत है। मैं चाहूंगा कि आप जुड़े, डॉक्टर सेठ भी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, आज ये जो प्रोग्राम है ये ऐसा है कि जिसमें आप कंट्रीब्यूट कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी बोल सकते हैं। ये इंतजार मत करिएगा कि एंकर कुछ बोलेगा तभी आपको बोलना है। मैं ये ओपन स्पेस है और ओपन है, इसमें ये ऐसी डिबेट में तमाम सारे हो हल्ला में बीत जाती है, लेकिन आज आप बोल सकते हैं। और मैं ये बात सृष्टि से भी कहना चाहता हूँ, सृष्टि आप भी कह सकती है, लेकिन प्रोफेसर मनिंदर हमारे साथ जुड़ रहे हैं IIT कानपुर से। प्रोफेसर, आपकी मैं देख रहा था, एक पेपर देख रहा था जिसमें ये लिखा था कि अभी तो पीक जो है आना बाकी है, और उसमें एक प्रेडिक्शन है जिसमें लिख रहे हैं कि आप 39 लाख और 14 लाख के बीच में पेशेंट आएंगे और 17 मई और के आसपास ये होगा। तो ये हम कह रहे हैं कि क्या ये पीक अभी आना बाकी है या नंबर्स अभी और होंगे? प्रोफेसर मानिंदर, IIT कानपुर। जो हमारा मॉडल के द्वारा निकल के आ रहा है वो ये कि अभी कुछ दिनों और बढ़ने की संभावना है। जो एक्टिव केसेस हैं उसका पीक मई के मिडिल में करीब जो 38 से 45-46 लाख तक के बीच में होगा, और नए केसेस जो रोज आ रहे हैं जो अभी 3.5 लाख के आसपास हैं, वो मई के शुरू में कभी पीक पे होंगे।
जो 4 लाख के आसपास। 4 लाख के आसपास होंगे। सवाल यह है कि अभी लगभग 3.5 लाख के आसपास हैं हम, प्रोफेसर, और ये आपका जो ये मॉडल है जिसपे आपका ये रिसर्च है, ये किस पर बेस है जो आप ये कहते हैं कि नहीं ये 40 लाख के आसपास होगा और इसका पीक कोई 15 मई और 17 मई के आसपास होगा? ये इसका आधार, इसका बेस क्या है? ये एक जितने पैंडेमिक होते हैं काफ़ी समय से उनको एक गणित के मॉडल उनके बना के उनके द्वारा उसको स्टडी किया जा रहा है। तो कोविड के लिए हमने एक नया मॉडल बनाया है गणित का प्रयोग करके, जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशंस यूज़ की गई हैं और उनके जो पैरामीटर हैं वो उसकी वैल्यू हम डेटा जो रोज़ का आता है उससे एस्टिमेट करते हैं। पैरामीटर की वैल्यू बदलती भी रहती हैं, तो इस समय जो पैरामीटर की वैल्यूज़ हैं वो हमने इस समय का डेटा से एस्टिमेट किया करके निकाली हैं और उसके अनुसार ये निकल के आ रहा है कि आगे किस प्रकार पैंडेमिक बढ़ेगा और उसके बाद कब घटेगा, और वही सारी जो निष्कर्ष हैं वो हमने शेयर किए हैं। जी, मैं फोन कॉल पर भी हैं, मैं संध्या फर्नांडिस, मैं उनको भी जोड़ूंगा, बात करूंगा, लेकिन मैं जी प्रोफेसर मनिंदर, मैं एक बात मैं आपसे और जानना चाहता हूं कि ये कितना, मैं तो चाहूंगा ये गलत हो, आपको डॉक्टर अशोक सेठ कुछ बोलना चाह रहे हैं? डॉक्टर अशोक सेठ, या सर? जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये एपिडेमियोलॉजिकल मॉडल्स और मैथमेटिकल मॉडल्स बहुत रेलेवेंट होते हैं फ्यूचर प्रेडिक्ट करने को, बट हमें ये भी समझना चाहिए कि दे डिपेंड अपॉन वायरस किस तरह से बिहेव करता है और पब्लिक किस तरह से बिहेव करती है, हम सोसाइटी में क्या चेंजेस ला सकते हैं। तो जैसे कंटेनमेंट जोन्स हैं, लॉकडाउन्स हैं, ये सब इस मॉडल को अफेक्ट करेंगे। तो अब तक अगर ये मॉडल बेस्ड है कि अब तक जैसा हुआ है अगर यही चलता रहा तो क्या होगा? क्यों मनिंदर जी? आई थिंक दैट इज द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इट। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, एकदम एग्जैक्टली सही कहा आपने। जो अच्छा मैंने कहा कि पैरामीटर की वैल्यूज मॉडल की बदलती रहती हैं, और अगर देखें जो हमने अपने मॉडल के द्वारा निकाला है कि जो सेकेंड वेव आई है उसका कारण 2 पैरामीटर की वैल्यूज एक साथ बढ़ने की वजह से आई है। एक तो कांटेक्ट रेट जो नापता है कि कितनी तेज़ी से पैंडेमिक या वायरस फैल रहा है लोगों के बीच में, वो 50% के आसपास उसकी वैल्यू बढ़ गई। और दूसरा रीच होता है जो कि नापता है कि कितने प्रतिशत पॉपुलेशन में इस समय वायरस फैला हुआ है, जो लोग अपने को आइसोलेट किए हुए हैं वहाँ तक नहीं पहुँचा है, तो ऐसे कितने प्रतिशत हैं। तो रीच भी लगभग दुगनी हो गई है और उस दोनों की वजह से एकदम बहुत तेजी से इस बार बढ़ रहा है। और ये जैसे तो जो ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है, ऑफ कोर्स जी प्रोफेसर पूरी कर लीजिए, सेंटेंस पूरा कर लीजिए प्रोफेसर। मैं वैसे डॉक्टर सौदी आ रहा हूं मैं। जी डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि लोगों के अपने बिहेवियर की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है इस बार दोनों कॉन्टैक्ट रेट और रीच में, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये मान लिया कि अब कोरोना समाप्त हो गया है, आपको बाहर निकल के जैसे पहले राइट प्रोफेसर, ये सवाल मैं तो चाहूंगा कि ये थ्योरी आपकी गलत हो और गलत साबित हो और ये स्थितियां ना पहुंचे, लेकिन ठीक है, साइंस अपनी जगह है। और लेकिन इससे तमाम चीजें भी हैं कि अगर ये 39 और 40 लाख पहुंच रहा है तो ऑफकोर्स डॉक्टर स्वाति मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन हमारे साथ संध्या फर्नांडिस जुड़ रही है, फाउंडर है एसओएस सेवियर्स की। जी संध्या फर्नांडिस, मैं जानना चाहता हूं, कुछ कहना चाह रही थी? जी प्रतीक जी, मैं इस पूरे मुद्दे पे ये कहना चाहती हूँ कि अब लोग बहुत उलझ चुके हैं व्हेन इट कम्स टू आईसीयू वेंटी सपोर्ट। हम जैसे जो एक्सटर्नल इंडिविजुअल सोशल वर्कर्स हैं वो पूरी तरीके से हम पे निर्भर हो जाते हैं जब आईसीयू वेंटिलेटर सपोर्ट उनके पेशेंट्स को लगता है। काफ़ी बार वॉर रूम्स पे जब वो कोशिश करते हैं कि कनेक्ट करें तो ऐसा होता है कि टर्न अराउंड टाइम बहुत लेट हो जाता है। आप ये भी देख सकते हो कि अभी 30 से 35 साल के जो यंग पेशेंट्स हैं जो या तो जंप करते हैं टेस्ट या फिर उनको टेस्ट पॉजिटिव आता है बट ज़्यादा कोई सिम्टम्स नहीं होता, वो घर पे रहते हैं और सडनली उनके सैचुरेशन डिप्स इतने ज़्यादा हो जाती है कि फिर उनको बेड ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड दीज पेशेंट्स
ये सारे ही ICU वेंटी स्टेज पे हम तक बहुत अच्छा सवाल है आपका संध्या, नो डाउट, बहुत अच्छा सवाल है। डॉक्टर सेठ इसका जवाब देंगे, लेकिन डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी कुछ कहना चाह रही थी। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, प्रोफेसर महेंद्र जी, स्वाति माहेश्वरी, डॉक्टर मनिंदर के प्रश्न पर कुछ कहना चाह रही थी। स्वाति माहेश्वरी, मैं बहुत छोटी सी बात यहाँ बोलना चाह रही हूँ प्रतीक जी की, खास तौर से जो ये हमारे मैथमेटिकल मॉडल्स हैं, इनकी एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये सरकार को आगाह करने के लिए है कि आने वाले वक्त में सूरतें यहाँ तक पहुँच सकती हैं, तो आप अभी से वो कदम उठा लीजिए जिससे कि हम वहाँ तक ना पहुँचे। आज आप सबसे ज्यादा जो नेताओं से सुन रहे हैं वो यही सुन रहे हैं कि हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा, हमने कल्पना नहीं की थी कि इतने लोग आएंगे और हमें ऑक्सीजन की इतनी जरूरत पड़ेगी। तो ये मैथमेटिकल मॉडल्स का असली मकसद जो है वो यही है, लोगों में पैनिक फैलाना नहीं है। इन मैथमेटिकल मॉडल्स का मकसद ये है कि सरकार को जो है एंटिसिपेट कराए कि आने वाले वक्त में आपको इतना बड़े लेवल पर अपनी तैयारियां रखनी होंगी, क्योंकि ये मंजर सामने आ सकता है। तो आज से तैयारी करिए उस चीज के लिए, इसके बजाय कि हम बाद में बैठ करके सोचे कि इतना नुकसान हो गया और अब हमें समझ नहीं आ रहा कि हम इसको कैसे कंटेन करें। तो मुझे लगता है कि ये जो मॉडल्स हैं ये सरकारों तक पहुंचने बहुत जरूरी है, उन्हें समझना जरूरी है कि हमारी तैयारी आज जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बात सही है, लेकिन सवाल ये था कि ये बहुत पहले कहीं ना कहीं इनके एस्टिमेशन होने चाहिए थे, कहीं बहुत पहले। ऐसा नहीं था प्रोफेसर मनिंदर की स्टडी आज ही शुरू हुई है, पहले भी थी, तमाम सारे लोग थे, तमाम सारे आयोग थे, और ये तमाम सारी चीजें सोची जानी चाहिए थी। सृष्टि, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन डॉक्टर अशोक कुछ जवाब देना चाहेंगे, जो कि संध्या जी ने बात उठाई थी कि हम कितने प्रिपेयर्ड होंगे अगर यही सारा मॉडल ये रहा, तो हम कहां पे खड़े होंगे, हमारे पास क्या तैयारी होगी और किस तरह की हमें चीजें जरूरत होंगी। क्योंकि अभी जब हालात ये हैं कि कहीं कोई बेड अवेलेबल नहीं है, तो क्या हालात होंगे जब ये अगर पीक कहीं 17 मई है, तब क्या स्थिति होगी? डॉक्टर सेठ, ये तो हमें सिंपली बात यही है कि हमें उस पीक को पहुंचना नहीं है, हमें चेंज करना है उसको, और वो चेंज यही हो रहा है। आपने देखा होगा, पहले तो मैं कह देना चाहता हूँ कि सिचुएशन ग्रिम है, ख़राब है, कई लोगों को एडमिशन नहीं मिल रहा है, और हमें उसकी बहुत ही अफसोस होता है एज अ डॉक्टर कि हम लोगों की जानें नहीं बचा सकते हैं या उनको बेड्स नहीं मिल रहे होते हैं और ऑक्सीजन की कमी होती है, क्योंकि पिछले 1 साल से इसी कोविड को लड़ रहे हैं, बट ऐसी सिचुएशन कभी नहीं पहुँची। पर दूसरी तरफ से मैं लोगों में इतना डिप्रेशन भी नहीं देखना चाहता। मेरा कर्तव्य है कि उनको रे ऑफ होप दिखाई जाए, पैनिक न कराया जाए, और ये भी दिखाया जाए कि देखिए महाराष्ट्र ने, मुंबई ने अपने पूरे जो उन्होंने सोचिए कि जो बिहेवियर्स चेंज किए, जो उन्होंने मिनी लॉकडाउन किया या कंटेनमेंट किया, उसका जो 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में इफेक्ट दिखता है, वो अब दिखा जा रहा है। उनके केसेस कम होते जा रहे हैं, वहाँ पे वो हाहाकार नहीं है जो 3 हफ्ते पहले था। तो आई थिंक अगर हम लोग ये समझें कि इस टाइम पे जो हमसे ज़रूरतें हैं, जो हमारा कर्तव्य है इस टाइम पे, जो हमारे ऊपर कंटेनमेंट लाया गया है, और आप इस कंटेनमेंट को ना समझे कि ये आपका लॉकडाउन है, ये एक इम्पोजिशन ऑफ पॉलिसी है जिसमें कि अननेसेसरी गैदरिंग्स ना हो, एक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आए, और कुछ समय तक हम अपने आप को एटलीस्ट कंट्रोल करके बाहर न घूमें, अननेसेसरी न घूमें, एक दूसरे को कोविड न पास करें, इस एनिमी को हम प्रोपगेट होने से बचाएं, तो हम उस मॉडल पे नहीं पहुंचेंगे। वही तो स्वाति जी भी यही कह रहे हैं कि हम नहीं पहुंचेंगे, हम उसी को तोड़ सकते हैं, हम उसको ओवरकम कर सकते हैं, और यही हमारा मकसद होना चाहिए डिस्कशन का कि अब क्या करें। ये नहीं कि अब वहां तक पहुंचेंगे तो और बेड कहां से आएंगे। हमारा तो यही मकसद है कि वहां तक पहुंचे ही ना, और ये हो सकता है हर चीज का इफेक्ट प्रैक्टिकली 2 हफ्ते के बाद आता है, और हमारा यही कर्तव्य है कि हम लोगों को समझाएं अब क्या क्या करना चाहिए। एक तो घर बैठे जो ये जो अभी पैनिक हो रहा है, 90% लोग ऑटोमेटिकली बेटर होंगे। सो डर फैलाना नहीं। राइट डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूं, वहां तक हम ना पहुंचे। मैं सृष्टि, ऑफकोर्स सृष्टि, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन मैं प्रोफेसर मनिंदर के पास ही जानना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, ये पीक आएगा ही आएगा क्या? अगर हम कंटेनमेंट कर लें, हम लॉकडाउन कर लें, तो क्या ये स्थितियां बदल जाएंगी या बदल सकती हैं, या ये आएगा ही आएगा क्योंकि हम उस जोन में चले गए हैं? जी, अब तो मुझे नहीं लगता लॉकडाउन का बहुत कोई अधिक फायदा होने वाला है। अच्छा, यहाँ एक बात ध्यान में रखने की जरूरी है कि हम इंडिया के पीक की बात जब करते हैं
तो वो उसका शायद उतना महत्व नहीं है जितना कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हम बात करते हैं, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी और सब चीज़ों जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही होती हैं। तो किस डिस्ट्रिक्ट पे पीक कब आ रहा है और वहाँ पे उसकी क्षमता कितनी है पेशेंट्स को हैंडल करने की, वो बहुत क्रिटिकल है। इस समय अधिकतर जगह मुझे लगता है कि लॉकडाउन का फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि वो हम इस स्तर पे पहुंच चुके हैं। जैसे अभी एक एक्सपर्ट ने बताया कि कुछ भी एक्शन हम लेंगे उसका 10 दिन बाद ही इफेक्ट आएगा और तब तक पीक आके निकल चुका होगा। तो आवश्यक ये इधर है। राइट डॉक्टर साहब, यही बात था। दरअसल ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी तरफ डॉक्टर स्वाति भी कह रही थी कि इन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का एक यूज तो ये हो सकता है कि गवर्नमेंट को कम से कम तमाम सारी चीजों पे कैलकुलेट करना होगा। सृष्टि हमारे साथ जुड़ रही हैं। सृष्टि एक ग्रुप चला रही हैं मिरांडा हाउस की तरफ से, तमाम सारे लोग उसकी वो कोऑर्डिनेटर हैं। मैं जानना चाहता हूं इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है? बेड के लिए तमाम सारी कॉल्स आपके पास आती हैं, आपने एक ग्रुप बना रखा है। किस तरह से लोगों को हेल्प दिया जा सकता है, किस तरह से हेल्प किया जा सकता है और किस तरह से गवर्नमेंट के साथ अच्छी तरह से तालमेल बैठाया जा सकता है, प्लीज आप शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं इस समय दिल्ली से लेकर कलकत्ता और कलकत्ता से लेकर बैंगलोर और कोलकाता तक। सृष्टि जी, प्रतीक जी, सबसे पहले सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, जो लोग जनता फेस कर रही है, जो मुझे कॉल आ रहे हैं, वो है बेड्स के बारे में। सबका केस, जो भी मेरे को दिन में हजारों कॉल आ रहे हैं, सबको आईसीयू बेड चाहिए, सबको ऑक्सीजन बेड चाहिए और बेड्स दिल्ली में एक भी अभी नहीं है। जिनके पास अभी है वो बोल रहे खत्म हो गया है। तो हम उन्हें कहाँ लेके जाए, हम उन्हें कहाँ डायरेक्ट करें, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर और है नहीं। तो हमारे पास 2 ऑप्शंस आए हैं अभी तक। नंबर 1, उनको हम डॉक्टर की तरफ लेके जाते हैं, हम बोलते हैं कि ट्रीटमेंट घर में कैसे कर सकते हैं। उनको ऑक्सीजन की जरूरत है, हम वो सप्लाई कर सकते हैं। उनको मेडिसिन की जरूरत है, हमारे पास फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ टाई अप्स है, उनके लीड्स हैं, हम उधर से हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज हॉस्पिटल में बेड्स अब है ही नहीं। तो जो भी करना होगा घर से ही करना होगा। पर ऐसा ये डिजीज नहीं है जो पूरा घर से हम इसको सॉल्व कर सके, इसके लिए हम हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हम। सेकेंडली सवाल यही था, सवाल सबसे बड़ा यही था, ऑफ कोर्स सबसे बड़ा सवाल यही आ रहा था कि हम जब घर में ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो करते 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 एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जब लगता है कि अब हमारे हाथ में है ही नहीं और अब हमको जाना ही पड़ेगा हॉस्पिटल की तरफ, और वो एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है, तब बेड नहीं मिलते हैं, तब बड़ी दिक्कत आती है। मैं आपके ग्रुप के बारे में जानना चाहूंगा, लेकिन अमरजीत जी भी हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं, संध्या हमारे साथ जुड़ी हुई है। अमरजीत जी, इस समय मुंबई में एक बात देखने को मिल रही, डॉक्टर अशोक उसका जिक्र भी कर रहे थे कि बड़ी अच्छी स्थितियां बेहतर बन रही हैं और वहां पे अब मरीज उतने नहीं आ रहे हैं जितने पहले आ रहे थे। लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगा इस वक्त सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कतें आप क्या फेस कर रहे हैं, अमरजीत जी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो बार बार ये कहा जा रहा है कि वे मुंबई में कम हो रहा है। मैं इस पचड़े में नहीं पड़ूंगा कि मुंबई में लोगों के टेस्ट कम हो रहे हैं कि संख्या कम आ रही है, लेकिन मैं ये मानने को जरूर तैयार हूं कि सरकार ने चाहिए कि सामाजिक संस्थाओं की भागीदारी हो, जिससे सामाजिक संस्थाएं जब आगे आएंगी। मुझे अभी कल मुंबई में सांसद गोपाल शेट्टी जब एक पवन धाम कोविड सेंटर खोलने की बात करते हैं तो राज्य सरकार उसमें अड़ंगा लगाती है, और ऐसे ही अगर 150 सीट्स के बड़े ऑक्सीजन के कोविड सेंटर खुल जाएंगे, मुझे लगता है कि ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे और लोगों को आत्मविश्वास बढ़ाने की आवश्यकता है। जो टीवी चैनल, सामाजिक राज्य सरकारें जिस तरह का प्रोपेगेंडा खड़ा कर रही हैं, मुझे लगता है आत्मविश्वास में कमी आदमी की आती है और कोविड का मरीज आधा तो आत्मविश्वास के अभाव में चले जा रहा है। मुझे लगता है कि अगर सामाजिक सरोकारों से लोगों को जोड़ा जाएगा और जन भागीदारी की जाएगी तो ऐसे कोविड सेंटर खुलेंगे और आधी प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो जाएगी लोगों की। संध्या हमारे साथ बनी हुई है लगातार, संध्या फर्नांडिस हमारे साथ लगातार बनी हुई है। संध्या, सवाल यह है कि कैसे कोऑर्डिनेशन हो, यह भी एक बड़ी समस्या आ रही है। कोऑर्डिनेशन कैसे किया जाए? जनता जो है सड़कों पे दौड़ रही है, अपने मरीजों को लेकर अस्पतालों के सामने बाहर फुटपाथ पे मौजूद है, दम तोड़ रही है जिंदगी। अब सवाल यह है कि कैसे एक कंपोजिट प्रयास हो। बहुत मुश्किल हालात यही है। अगर ये प्रयास एक जगह और बहुत सिस्टमैटिक वे
के तरीके से हो जाए तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ समस्या पे काबू पाया जा सकता है। संध्या, योर टेक। अभी ऐसा है कि आप अगर डैशबोर्ड की ही बात करेंगे, जो अभी हम रेफर करते हैं यहाँ की बेड एलोकेशन के लिए, तो काफी डैशबोर्ड में जो बेड दिखाए जाते हैं वो होते भी नहीं है आइडियली। तो ये एक समस्या ऐसी है कि खुद वॉर रूम भी इन्हीं डैशबोर्ड पे निर्भर इन डैशबोर्ड्स को ही फॉलो करती है, और ऐसे में बहुत दिक्कत आ जाती है हमको ये पता करने की आईसीयू कहाँ है, वेंटी कहाँ अवेलेबल होगा। एक आम जनता कोई भी माध्यम से ये रेज नहीं कर पाएगा किसी भी हॉस्पिटल के साथ। वो सिर्फ एक चीज कर सकते हैं कि एम्बुलेंस में अपने पेशेंट को डाले और दर दर भटके हर हॉस्पिटल में पूछ के कि अब यहाँ वैकेंसी है या नहीं। तो ये जो गैप है इसे फिल करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैं एक और चीज ऐड करना चाहती हूँ कि अभी आपने जैसे कहा कि यहाँ केसेस कम हो गए, ये जैसे हमें बोला गया अमरजीत जी ने भी कि यहाँ टेस्ट कम हो रहे हैं कि क्या है, इस पे हम ज्यादा फोकस नहीं करते। पर अब जो वैक्सीनेशन के ड्राइव इन 18 ईयर्स ओल्ड के साथ शुरू होगा, तब फिर से एक नंबर सर्ज होगा, क्योंकि ये सब होंगे वैक्सीनेशन सेंटर्स पे और इन सबका मिलना जुलना और लाइन में खड़े रहना होगा, क्योंकि आज भी वैक्सीनेशन को 6 से 7 घंटे लग जाते हैं काफी सेंटर्स में। तो ऐसे में हम कैसे कंट्रोल करें इस डिजीज को, इसकी कैसे हम इसकी प्रॉक्सिमिटी को कंट्रोल करें, ये जानना बहुत जरूरी है। और बेड केसेस सिर्फ इंक्रीज ही होंगे, इतने नहीं आते बात। राइट, मैं संध्या मैं बिल्कुल आपके इनपुट को आगे लेके जाना चाहता हूं, डिबेट में आगे और बातचीत के सिलसिले में आगे बढ़ाऊंगा। अमरजीत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना मुंबई से जो बात बताई कि किस तरह से हम छोटे छोटे 150 बेड के हॉस्पिटल्स क्रिएट कर सकते हैं, कोविड हॉस्पिटल कर सकते हैं, और इसमें लोग आगे आ रहे हैं, सामने आना चाह रहे हैं, ये एक बात आपने कही। लेकिन कैसे कोऑर्डिनेट करें, कैसे सारी संस्थाएं सामने आए, आपस में मेलजोल बने और एक सिस्टम इवॉल्व हो, इसी पे बातचीत करना जरूरी है। और डॉक्टर सईद जो कह रहे थे कि अब बात तो दरअसल यही होनी है। हालांकि प्रोफेसर मनिंदर का कहना था कि ये सहज अभी आना बाकी है, 17 मई को एक पीक सा दिखाई देगा। लेकिन डॉक्टर अशोक सेठ कुछ जोड़ना चाह रहे हैं आप? डॉक्टर अशोक सेठ कुछ कहना चाह रहे हैं? कि जितने अब लोग दर भटक रहे हैं एडमिशंस के लिए, काफ़ी तो बहुत जेन्युइन है, हमें दिखता है उनकी सांस जा रही होती है, हमारे अस्पताल के सामने भी ऐसे लेटे होते हैं और हम उनको अस्पताल से निकल के भी उनकी केयर कर रहे होते हैं जहां एम्बुलेंसेस खड़ी होती हैं। बट एक और बता दूं कि पैनिक की सिचुएशन भी है, जिसमें कि 50% लोग पैनिक और वो इसलिए है कि कोई कोऑर्डिनेटेड सिस्टम बना ही नहीं। अनफॉर्चुनेटली देखिए, वेस्ट में भी लोगों को एम्बुलेंस पकड़ के जाना होता है, वहां पे भी क्यूज लग गई थी, आपने वो विजुअल्स देखे थे, बट किसी को भटकना नहीं पड़ रहा था। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बेड दिलाए। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली पैनिक इसलिए होता है कि कल भी अगर सोच रहा है कोई कि मुझे बेड की जरूरत पड़ेगी या परसों की बेड पड़ेगी, तो वो आज से ही ढूंढना शुरू करता है, बिकॉज उसको कोई हेल्प है ही नहीं, उसको कोई नहीं पता चलेगा कि कहाँ पे बेड है, नहीं है। सो अनफॉर्चुनेटली हम बेड बढ़ा भी दें, और बढ़ाना चाहिए हमें, सिर्फ बेड की ही बात नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर, डॉक्टर्स, नर्सेस की भी बात होगी जो कि वहाँ होना चाहिए। बट अगर हम लार्ज सेंटर्स खोलें, जैसे वहाँ पे भी खुला हुआ है मुंबई में, और उसमें ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करें, ये काम गवर्नमेंट का है कि हर बंदे को हेल्प मिले। जिस तरह वो मिरांडा हाउस की छात्राएं कर रही हैं, मैं उनको सलाम करता हूँ, मैं उनको रियली रिस्पेक्ट देता हूँ कि उन्होंने ऐसा किया। यही काम गवर्नमेंट को करना चाहिए था, वही काम गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आफ्टर ऑल 1000 हेल्पलाइंस खोल सकती है, फोन करे, कोई भी किसी को जरूरत हो फोन करे, पूछे कि कहाँ बेड अवेलेबल है, वो उनको ढूंढ के दे बेड। सेंट्रलाइज डॉक्टर साहब वही बात है, मकसद भी डॉक्टर साहब मकसद भी यही है। अगर आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं और अपनी कोई बात रखना चाहते हैं, भैया जी कहीं के इस प्रोग्राम में आप जुड़ सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, और हम कोशिश ये करें, मैंने पहले भी कहा प्रोग्राम आपको समर्पित है। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी कुछ अपनी बात कहना चाहती है, मैं डॉक्टर साहब आता हूं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद मैं आपसे आपके सुझाव से बात शुरू करूंगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। भैया जी कहीं में बातचीत का सिलसिला जारी है। एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे मेहमान लगातार बने हुए हैं। एक कॉलर ने मुझे उनके पास नंबर है, उन्होंने भेजा, बोले कि सुझाव तो बहुत हैं, बात तो कई कहना चाहता हूं, लेकिन किस नंबर पे मिलाऊं, क्योंकि कोई नंबर तो आपके पास इस पे स्क्रीन पर नहीं है। जी
इसका भी इंतजाम किया जाए। ऑफ कोर्स इंतजाम जरूर किया जाना चाहिए। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी कुछ कहना चाह रही थी, उनके बाद, और उसके बाद अगर जो स्वयंसेवी संगठन जिनके पास आज नंबर है वो कॉल करेंगे, और कुछ एक्सपर्ट हैं जो लगातार बने हुए। डॉक्टर सेठ, मैं आपसे विशेष तौर से कहना चाहता हूं कि कुछ एक मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जो आपसे खास तौर से विशेष तौर से चाहते हैं कि उस समय आप इंटरैक्ट करें उनसे, तो लगभग 1 सेकंड चंक में आपसे वो जरूर कुछ बातचीत करना चाहेंगे। लेकिन डॉक्टर स्वाति कुछ कहना चाह रही हैं। जी डॉक्टर स्वाति। जी प्रतीक जी, मुझे ऐसा लगता है आज की तारीख में अगर आप देखें तो एक चीज जिसकी सबसे ज्यादा कमी हो गई है वो है आश्वासन। अगर आप देखें, अगर हम उसी को वापस रिस्टोर कर पाए, अगर हम लोगों के मन में ये कॉन्फिडेंस जगा पाए कि अगर आपको बेड की जरूरत पड़ेगी, अगर आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, तो ये सुविधा आपके लिए अवेलेबल होगी, तो मुझे लग रहा है कि ये जो पैनिक की सिचुएशन है ये काफी कम हो सकती है। क्योंकि आज इसके अभाव में जो है लोग पैनिक कर रहे हैं। इसी की वजह से आज लोग बार बार पहले ही सोचने लगते हैं, जैसे डॉक्टर सेठ सर ने भी बोला अभी, कि लोग पहले से तैयारी करने लगते हैं कि कल को अगर हमारे साथ ये दशा हो गई तो हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें तब बेड ना मिले, आज हम 2 दिन पहले ही बेड ऑक्यूपाई कर लेते हैं कि हमारे साथ ऐसी स्थिति आई तो हमें तब भागना ना पड़े। तो ये अगर आज सरकारें कोशिश करके इस चीज को रिस्टोर कर ले, किसी तरह से लोगों के मन में ये आश्वासन आ जाए दोबारा कि सरकार हमारे साथ खड़ी है, हमारे लिए सुविधाएं अवेलेबल है, तो हम इस स्थिति को और अच्छे से जीत पाएंगे और अच्छे से इसे हम कंट्रोल कर पाएंगे। और जो आप मारामारी डॉक्टर स्वाति, ये आपका जो बिल्कुल सही, वही जी बिल्कुल सही आपने कहा। मैं एक कॉलर है हमारे एक्सपर्ट, ऑफ कोर्स मैं आपका सवाल लेता हूं। मैं डॉक्टर स्वाति आपका सवाल लेता हूं। मोहित मिश्रा है, जर्नलिस्ट है और काफी अच्छा काम कर रहे हैं इनके ग्रुप के साथ, और मैंने दोपहर में इनके साथ कोऑर्डिनेट भी किया एक हॉस्पिटल के बेड के लिए, जिसका आप जिक्र कर रही थी कि ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त है। और मैं चाहता हूं कि इस पर सृष्टि सेन शर्मा भी कुछ बोलेंगे, वो कैसे काम कर रही है और कैसे लोगों की हेल्प हो सकती है, क्या नंबर है उनका, किस तरह से लोगों की, वो वेरेंडा हाउस के तमाम सारे लोग जो कर रहे हैं हेल्प, तो वो कैसे कर रहे हैं। तो लेकिन मोहित मिश्रा कुछ कहना चाहते हैं। जी मोहित जी, स्वागत है। प्रतीक जी, शुक्रिया प्रतीक जी। प्रतीक जी, मैं कहना चाह रहा हूँ, जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है वो ये है कि इंफॉर्मेशन का एक वैक्यूम है, और उस वजह से हल्की सी भी झलक इंफॉर्मेशन की दिखती है तो सब उस तरफ दौड़ पड़ते हैं। जैसे राधा स्वामी सत्संग व्यास में 1000 बेड का अगर तैयार होना था हॉस्पिटल, ये इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया, पूरे भारत में, दिल्ली की बात कर रहे हैं आप, दिल्ली की बात कर रहा हूँ, पूरे भारत की बात आपको कर रहे हैं। और वो वैक्यूम, इंफॉर्मेशन का वैक्यूम सबसे पहले खत्म होना चाहिए। एक एसओपी बने जो सब जगह प्रसारित हो कि क्या करें, किस स्टेज पर क्या करें, और अश्योरेंस हो कि वो इस एसओपी को फॉलो करने के बाद में दिक्कत नहीं आएगी। सबसे बड़ी दिक्कत पैनिक की है, और वो इंफॉर्मेशन वैक्यूम की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि है वो सिचुएशन। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही आपने। ये जो इंफॉर्मेशन का वैक्यूम बनना, इस पे डॉक्टर सेठ का भी हम व्यू पॉइंट लेना चाहेंगे, लेकिन डॉक्टर स्वाति कुछ कंप्लीट करना चाह रहे हैं। लेकिन सृष्टि कुछ आपको जोड़ना चाह रही है इसमें, आप जोड़ना चाह रही हैं सृष्टि, जोड़ना चाह रही हैं जी। तो आप जो बोल रहे हैं एकदम सही है कि इसका एक इंफॉर्मेशन वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, और इसके ऊपर एक इंफॉर्मेशन, बहुत कीमती वाली इंफॉर्मेशन नहीं जा रही है। वो है कि आपको पहले अपने DSO, अपने डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर से अप्रूवल चाहिए होगी। अब लोगों को ये इंफॉर्मेशन जब नहीं होती, वो पहले पहुंच जाते हैं राधा या जहाँ पे भी केयर सेंटर है कोविड का, वहां पे पहले पहुंच जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर को आप फोन करिए, मैं खुद बता रहा हूं, उनके जो नंबर हैं, जो 2 नंबर हैं, पता चला सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक, और 3 बजे से लेकर रात 9 बजे तक, फिर रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, वो नंबर ही नहीं मिलते हैं। आप परेशान रहिए। अब जिसका ऑक्सीजन लेवल 60 पहुंच गया, जिसको तुरंत चाहिए ऑक्सीजन, और तुरंत चाहिए हॉस्पिटल, ऑक्सीजन नहीं हॉस्पिटल चाहिए, तो वो कैसे वेट करे, कहां जाए, किस तरह से जाए, ये लाचारी है। इसको एड्रेस करने की जरूरत है, जिसके लिए डॉक्टर स्वाति मैं आपके पास आ रहा हूं। लेकिन हाँ सृष्टि, आप पूरी बात करिए। बिल्कुल, इस जो प्रॉब्लम हो रही है वो है कि हेल्पलाइन काम ही नहीं कर रहे, ये नंबर काम ही नहीं कर रहे। मुझे सुबह से इतने कॉल्स आ रहे हैं कि अच्छा, आपका ये जो इन्फॉर्मेशन निकला है ये वेरीफाइड जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है क्या, बिकॉज व्हाट्सएप में इतने सारे नंबर है, आधे तो काम करेंगे नहीं, और हमारे यहाँ पे कॉल जब आते हैं हर 10 सेकंड एक कॉल आ जाता है, तो ऑब्वियसली बिजी आएगा कॉल। अब हम भी ट्राई कर रहे हैं सबको हेल्प करने की, तो डेफिनेटली हम तो बस एक स्टूडेंट है,
हमारे पास ऐसी सुविधाएं नहीं है कि हम एक हेल्पलाइन ऐसा प्रॉपर क्रिएट कर सके जहाँ पे ऐसे डायरेक्टली प्रॉपर चैनल्स क्रिएट हो सके, पर गवर्नमेंट के पास तो ये सब है। आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो गवर्नमेंट? मेरी जेन्युइन विनती है कि आप लोग जो हेल्पलाइन क्रिएट कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग जब कॉल करे उधर उनको आधे घंटे वेट करना पड़े। मुझे करना पड़ा, मुझे वेरीफाई करने के लिए मुझे आधा घंटा आराम से वेट करना पड़ा, तब भी मुझे कॉल नहीं लगवाया। अब ऐसी सिचुएशन में आम आदमी क्या करेगा? सबसे यही समस्या सबसे बड़ी आ रही है। डॉक्टर स्वाति, आप कंप्लीट करना चाह रही थी, कुछ बात कर रही थी जी? सॉरी, मैं आगे आपके पास। डॉक्टर स्वाति जी, मैं यही कहना चाह रही थी कि जो अभी मिरिंडा हाउस के हमारी जो पैनलिस्ट हैं ये भी बोल रही थी कि जब तक कहीं सेंट्रली इन चीज़ों को मॉनिटर नहीं किया जाएगा तब तक किसी को भी राहत मिलने वाली नहीं है। आप देखिए, दिन भर आजकल व्हाट्सएप पे अगर लोगों की कोई मैसेज फ्लोट करता है तो वो सिर्फ एक है कि यहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेगा, यहाँ से फिलिंग मिलेगी, यहाँ कॉल करिए तो आपके घर में आके आईसीयू सेटअप कर देंगे, यहाँ कॉल करिए ये आपको हॉस्पिटल बेड दिलवा देंगे। इन चीज़ों से आप सोचिए कि लोगों में पैनिक और ज्यादा बढ़ रहा है। लोग ये सोच रहे हैं कि हमें इन नंबर्स को सेव करना चाहिए, हमें इन पे कॉल करके पता करना चाहिए कि कल को हमारे साथ कुछ होगा तो हम कहां जाएंगे, कैसे होगा। जब तक गवर्नमेंट इन चीजों की सुविधा खुद प्रोवाइड नहीं करेगी लोगों को, और मैं सोचती हूँ कि पता नहीं कैसे ये लोग भी इस वक्त इस स्थिति में कैसे काम कर पा रहे होंगे, कैसे ये लोग लोगों को बेड दिला पाते हैं, कैसे दवाइयां दिला पाते हैं, किन संघर्षों से मैं यही बात मोहित जी, ऑफकोर्स मोहित जुड़े हुए हैं डॉक्टर स्वाति, मैं चाहता हूं आप भी सवाल कर सकती हैं उनसे। डॉक्टर मोहित मौजूद है हमारे साथ, पत्रकार हैं। मोहित, जानना चाहता हूं, आपका ग्रुप काम कर रहा है, सृष्टि का ग्रुप काम कर रहा है, सवाल सबसे ज्यादा बेड को लेकर आते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर आते हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं आप, कैसे दिला रहे हैं, कैसे लोगों को सुविधा मिल रही है, ये जानना चाहते हैं। और दिक्कतें क्या आ रही हैं, रोड़ा क्या है सबसे बड़ा? देखिए, बहुत दिक्कतें आती हैं। एक तो हर कॉल एकदम SOS जैसा कॉल होता है, 100 बार 100 जगह फोन करना पड़ता है, बिजी लगातार फोन आते हैं, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, करीब हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं, और कॉल रिक्वेस्ट करीब सिमिलर है सबकी। रेमडेसिविर दवा चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, ऑक्सीजन भरवानी है, बेड चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए, रिक्वेस्ट सिमिलर हैं, और हजारों कॉल अगर आ रहे हैं, और सिर्फ मेरा तो बहुत एक छोटा सा कोशिश है, हजारों कॉल आ रहे हैं, गिड़गिड़ाना पड़ रहा है लोगों के, प्लीज कि कुछ कर दीजिए। कहीं से इंफॉर्मेशन मिल पाना, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिल पाना बहुत मुश्किल हो पाता है। तब 100 कॉल करते हैं, तब जाके एक हेल्प हो पाती है जाके। और कई लोगों के पास तो इतने फोन जाते हैं कि उन्होंने अपने फोन ही बंद कर लिए, तो उनको डॉक्टर अशोक, ये जरूर जानना चाहेंगे, हम जरूर जानना चाहेंगे, हमसे मेरा मतलब है तमाम सारे लोग, कि आपको बेड अव्वल मिलना नहीं है, अगर मिल गया तो उसके बाद रेमडेसिविर ले आइए, उसके बाद वो मिल गई तो उसके बाद फिर ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम आप करिए, खुद करिए, वो भी ऑक्सीजन सिलेंडर मिल गया, बेड मिल गया, रेमडेसिविर मिल गई, तो उसके बाद सबसे बड़ी समस्या यह है कि कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। और ऐसी अफरा तफरी वाली स्थिति, मैं आपसे बता रहा हूं कि लोगों ने आज मुझसे कहा, और ये व्हाट्सएप पे है, कि 1947 मैंने नहीं देखा, 1947 क्या था, 61 नहीं देखा, 62 नहीं देखा, 71, 75 ये वॉर की वो ईयर है, मैंने नहीं देखे। लेकिन सच ये है कि लोगों ने कहा कि ऐसी स्थिति, कोई माने ना माने, कहे ना कहे, लेकिन ये सच है कि ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी किसी ने। निराशा नहीं, बात निराशा की नहीं है। डॉक्टर बघेल, मैं आपका भी स्वागत कर रहा हूं। डॉक्टर सेठ कुछ कहना चाह रहे हैं, जोड़ना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि किसी भी डॉक्टर ने, और हम 40 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, न कभी देखी थी, न कभी सोचा था देखेंगे, और बस यही प्रेयर करते हैं कि ऐसी स्थिति आगे कभी न देखनी पड़े। बिकॉज क्लियरली हमें भी इतने 100 कॉल्स हर डॉक्टर को आ रहे हैं, दोस्त हैं, उनमें पेशेंट्स हैं, ऐसे पेशेंट्स जिनके साथ 25 साल से हमने ट्रीटमेंट की हुई है, रिलेटिव्स हैं, दूसरे पेशेंट्स हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, नॉन हार्ट पेशेंट्स हैं, कोविड पेशेंट्स हैं, और हम उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं, हम उनको बेड नहीं दिला पा रहे हैं। इनफैक्ट इतना अफसोस होता है कई बार लगता है कि क्या इसी लिए हमने हिपोक्रेटिस ओथ लिया था कि किसी दिन एक पेशेंट को ही ना ट्रीट कर पाए जिसकी शायद जान चली जाए। हम अपने तरफ से तो सिर्फ कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, अपनी तरफ से उनको एजुकेशन दे सकते हैं, अपने तरफ से कैसे कह सकते हैं कि ठीक है नेक्स्ट बेड होगा, हम आप ही के लिए कोशिश करेंगे। तो एक और बात बताऊं, एक इंटरप्ट नहीं करना है, इस बात को बहुत इंपॉर्टेंस मैं दे रहा हूं
कि हमारा कर्तव्य ये है कि उनको किसी तरह सलाह, कॉन्फिडेंस, एम्पैथी दे के उनको ट्रीट करते रहें, चाहे वो घर में भी हम ट्रीट कर रहे हैं, सो दैट वो डायरेक्ट कनेक्ट बना रहे। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात आज मेरे को सबसे डिजेक्शन बात यही है कि जो डॉक्टर वही अपने त्याग करके, अपनी सैक्रिफाइस करके 24 घंटे पीपीई पहन के फैमिली से दूर रह के काम करते हैं। आज आपने देखा होगा अपोलो हॉस्पिटल में क्या हुआ है, उन्हीं डॉक्टरों की पिटाई हुई है, उन्हीं डॉक्टरों पे मारी हुई है, और ये किसी डॉक्टर की गलती नहीं है। डॉक्टर तो अपनी जान दे के पिछले 1.5 साल से इसी चीज में लगे हुए हैं कि किसी तरह हमारा पेशेंट बच जाए। इनफैक्ट ऐसी भी कहानियां हैं, 800 डॉक्टर जो मरे हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स मरे हैं, हेल्थ केयर स्टाफ मरे हैं, वो इसी वजह से मरे हैं कि पेशेंट न बचे। एक डॉक्टर को कोविड हुआ था, उसके साइड वाले बेड में कोविड पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ, डॉक्टर ने अपना मास्क हटा के उसको रिससिटेट करके अपना मास्क पहनाया था। ये भी कहानी है, वो खुद उसके बाद मर गया, पर पेशेंट को उसने जरूर बचा दिया। आज जो अपोलो हॉस्पिटल में हुआ है आपने सुना ही होगा। आई थिंक हमारे को कहने की जरूरत है, इस मंच पे कहने की जरूरत है कि कैसे किसी डॉक्टर की पेशेंट्स के रिलेटिव ने पिटाई कर दी, जबकि किस डॉक्टर की ये गलती है। वो आफ्टर ऑल उसी ऑक्सीजन से काम कर रहा है, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को बांट रहा है। वो तो 24 घंटे काम कर रहा है कि किसी तरह किसी हर पेशेंट बचे, जो अंदर आ भी रहा है उसको भी किसी तरह ऑक्सीजन मिल जाए। वो तो ये भी चाहता है कि हमारी ऑक्सीजन चली जाए, बट हमारे पेशेंट को ऑक्सीजन जरूर मिलनी चाहिए। फिर भी ये हाल हुआ है। डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल बात अनफॉर्चुनेट डॉक्टर साहब मैं ये इस अनफॉर्चुनेट डॉक्टर साहब ये बहुत ही दुखद है, बहुत दुखद है, बहुत दुखद है डॉक्टर साहब। ये स्थितियां नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं डॉक्टर साहब जहां से मैंने प्रोग्राम शुरू किया था, और प्रोग्राम मैंने ये शुरू किया था यहां से कि क्या नंबर्स बढ़ सकते हैं, क्या पीक आएगा, और अगर पीक आएगा तो हमको अलर्ट रहना है। वो नंबर्स बहुत डरावने हैं डॉक्टर साहब, मैं डरा नहीं रहा, लेकिन हमें 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 आंख खुल के रखनी है, हमें रोशनी की तरफ देखना है। मैं कभी जिंदगी में निराश नहीं हुआ और ना ही कभी मैं परेशान हुआ, लेकिन मैं प्रोग्राम करता रहा। 16-17 बरस हुए तो मैं इस तरह के टेलीविजन के प्रोग्राम कर रहा हूं, 25 वर्ष से पत्रकारिता कर रहा हूं, लेकिन मैं आपसे बताऊं मैंने कभी निराशा नहीं देखी और ना मैं निराश हूं। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि अगर नंबर बढ़े डॉक्टर साहब, नंबर बढ़े, तो सवाल यह है कि जो लोग अपने मरीज को लेकर अस्पताल के बाहर खड़े हैं, जस्टिफाई नहीं की जा सकती कोई भी चीज। अगर आप आप डॉक्टर्स पे हाथ उठाते हैं तो आप अपराध कर रहे हैं, अपराध नहीं घोर अपराध कर रहे हैं। जो आपको जीवन देना है आप उस पर हाथ उठाते हैं तो अपराध है। लेकिन ये नंबर्स बढ़े तो स्थितियां बहुत विकट होगी और हमको प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। डॉक्टर विशाल सिंह मैं आपका स्वागत करता हूं। डॉक्टर विशाल सिंह मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको डिबेट से जोड़ना चाहता हूं, बातचीत से जोड़ना चाहता हूं, लेकिन एक वक्त थोड़े से ब्रेक का है। ऑफकोर्स मुझे मालूम है पीपी किट लगाए हुए हैं और कितनी दिक्कत होगी इस समय मैं समझ सकता हूं। तो एक थोड़ा सा ब्रेक दीजिए, ब्रेक के बाद मैं फिर वापस हाजिर होता हूं। भैया जी कहने में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए हम एक बार फिर से हाजिर है। डॉक्टर विशाल सिंह बघेल हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनके तरफ मुखातिब होता हूं क्योंकि डॉक्टर अशोक सेठ से सीधे तारुफ उनका बातचीत का सिलसिला जोड़ना है। डॉक्टर बघेल मैं बात करूं, लेकिन डॉक्टर अशोक सेठ ने जिस बात का जिक्र किया था ब्रेक से जाने से पहले, वो जो मारपीट की घटना जो आज हुई दिल्ली के अंदर डॉक्टर्स के साथ, कम जितनी भर्त्सना करें, जितनी उसकी मजम्मत करें वो कम है। लेकिन डॉक्टर साहब सॉरी मेरे पास 2 SMS हैं जिसमें एक सीनियर फोटोग्राफर जर्नलिस्ट जिनको कि देखने से डॉक्टर्स ने मना कर दिया और वो अपनी मदर को लेकर गए थे, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया। मैं जानता हूं वो बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन्ड है, हॉस्पिटल्स पे मरीज की लाइन लगी हुई है और लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है और ये फ्रस्ट्रेशन, ये सिस्टम कहीं एड्रेस करने की बहुत सख्त दरकार है, इंटरवीन करने की जरूरत है। अदरवाइज ये चीजें और होंगी। जब नॉर्मल डेज में डॉक्टर्स के साथ मिसबिहेव हो जाता है तो इस समय तो स्थितियां भयावह हैं। डॉक्टर विशाल सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं बघेल हॉस्पिटल हरदा से कुछ। जी डॉक्टर साहब, मुझे पता चला कि ऑक्सीजन लेवल जब कम हो तो किस तरह से घर में बैठ के इस समय किया जा सकता है एक्सरसाइजेस, कुछ वो आप उस पर कुछ रोशनी डालें, और ये कब कहां किस समय शुरू की जा सकती हैं, कौन सा अलार्मिंग पॉइंट है, कहां पे उसको शुरू करें घर के अंदर, सो दैट की स्थितियां ना बने। डॉक्टर विशाल सिंह बघेल। जी सर नमस्ते। मैं सर हरदा एक छोटे जिले से आता हूं। यहाँ पर सर ऑक्सीजन की भारी मात्रा में कमी थी, शुरुआत से हमें कमी रही गई है और शुरुआत से ही सप्लाई हमें कम मिली।
तो सर मेरे पास जब पेशेंट आते थे तो बहुत माइल्ड केस में जब शुरुआत में ही आते थे, जैसे किन लोगों का सैचुरेशन 88 से 92% रहता था, तो ऑक्सीजन हमारे अस्पताल में या सरकारी अस्पताल में भी काफ़ी कम मात्रा में होती थी। तो मैं उनको एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में, दवाइयों के साथ में ये रेस्पिरोमीटर सबको मैंने प्रोवाइड करवाया। और आज के डेट में सर 1 तारीख से, मतलब एक तारीख से आज तक मैंने तकरीबन 32 पेशेंट्स को घर पे ही इस व्यायाम से मैंने ठीक करवाया, जिनका सैचुरेशन 85 के ऊपर था और 90 के नीचे था। तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें ना मरीज बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आ रही है, इसके कारण बहुत से मरीजों को ठीक होने में दिक्कत हो रही है। तो और क्या होता है सर कि जिन पेशेंट्स की अपने हॉस्पिटल में पहचान होती है तो वो एक अपने सोर्सेज के द्वारा एडमिट होना चाहते हैं, भले स्टेबल हो, इसके कारण हॉस्पिटल में भी एक दबाव बढ़ता है पेशेंट्स का और वर्कलोड बढ़ता है। इसके कारण जो जरूरतमंद है उनको अभी बेड नहीं मिल पा रहे हैं, ये भी बात हमने देखी गई है। नहीं मिल पा रहा। एक लीना हमारे साथ कॉलर जुड़ रही है, लीना है हमारे साथ जुड़ रही है, वो कुछ कहना चाह रही। जी लीना जी मैं एक अपने पेशेंट के बारे में बता रही हूँ जो पिछले 1 हफ्ते से स्ट्रगल कर रहे हैं। 4 दिनों से हम लोग उनके लिए हॉस्पिटल ढूंढ रहे थे और किसी तरह से एक हाई प्राइस देके एक ऑक्सीजन सिलेंडर हम लोगों ने जुगाड़ किया। आज यहाँ पे डॉक्टर्स पैनल में बैठे होंगे, वो उसकी ग्रेविटी समझ सकते हैं उस पेशेंट की कि उसका ऑक्सीजन लेवल 45 है। इतने दिनों बाद जब हमें आज एक गुरु तेग बहादुर जीटीबी हॉस्पिटल में मिलता है बेड, तो उनको जनरल वार्ड में रखा गया है। डॉक्टर्स भी वहां पे असमर्थ है, वो कह रहे हैं वो तो अभी आए हैं। वो एक बहुत इमरजेंसी केस में उनको लेके गए हैं बाहर। उनकी सिस्टर, उनकी ऑक्सीजन लेवल आपने क्या बताया? ऑक्सीजन लेवल आपने क्या? प्लीज ऑक्सीजन लेवल आपने क्या बताया? 45 है डॉक्टर सेठ 45 का मतलब क्या हुआ? डॉक्टर साहब 45 का मतलब क्या हुआ ऑक्सीजन लेवल का? जी आपके पेशेंट का नाम क्या है? लीना जी पेशेंट सुशांत राउत है। पेशेंट हमारे सुशांत राउत है। बट बहुत बीमार होंगे। 45 तो नहीं होगा क्योंकि 45 में पेशेंट नहीं सरवाइव करते, बट ज़रूर बहुत बीमार होंगे। और यही तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं कि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली इस बार मैं आपको 3 सुझाव देता हूँ। ऐसे ही तो दृश्य हमें देख के बड़ा अफसोस होता है कि यस, इनकी जान कभी भी जा सकती है, येट इनके लिए अस्पताल में घुसे हैं तो अप्रोप्रिएट फैसिलिटीज़ नहीं है, बेड पे डाल दिया गया है और न ही ऑक्सीजन बेड होगा, न ही इनका नेक्स्ट चीज़ इनको रिक्वायर्ड है आईसीयू बेड मिलेगा नहीं। एंड अनफॉर्चुनेटली क्या फ़ायदा हुआ फिर अस्पताल के एडमिट होने का ही, सिर्फ एक बिस्तर ही मिला उन्हें। अनफॉर्चुनेटली देखिए 3 चीज़ें होनी चाहिए अगर किसी ने सुनना है इस टाइम पे। एक तो स्टेट और सेंटर ने पॉलिटिक्स ख़त्म करनी है। ये इनकी पॉलिटिक्स हमें दिल्ली को यतीम बना देगी। मैं आग्रह कहता हूँ कि दिस इज़ द टाइम टू कोऑपरेट, वर्क टुगेदर। सेंटर और स्टेट काम कर दे, ये सब चीज़ें विद इन फ्यू डेज सॉल्व हो सकती है, विद इन 5 डेज सॉल्व हो सकती है। सिर्फ अपने डिफरेंसेस को खत्म करके दिल्ली को यतीम न बनाएं, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये मेरा एक आग्रह है। सेकंड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है कि लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इज अ मस्ट। ये चेन को हमारा तोड़ना है। हम वायरस को प्रोपोगेट कर रहे हैं, हम एनिमी को हेल्प कर रहे हैं हर जगह पे। तो हमारी मास्किंग तो खत्म ही हो गई है। अपने लिए डबल मास्किंग कीजिए, नॉट सिंगल मास्क, डबल मास्किंग कीजिए, सो दैट हम 95% श्योरिटी से इस वायरस की ट्रांसमिशन को रोक सकें, जिसका फायदा हमें 2 हफ्ते में मिलना शुरू हो जाएगा। और तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वैक्सीनेशन। हेजिटेंसी को खत्म कीजिए, दौड़िए और भागिए वैक्सीनेशन की ओर। जिनको डॉक्टर साहब मैं आपका बहुत एहतराम करता हूं, बहुत एहतराम। देश के जाने माने प्रतिष्ठित, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आपने जो तीनों पॉइंट बताए वो बिल्कुल ठीक और एक्यूरेट पॉइंट है। प्लीज पॉलिटिक्स बंद करिए, प्लीज पॉलिटिक्स बंद करिए। अगर कोई पेशेंट का तीमारदार कहता है कि मेरे पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल इतना है, तो अगर 45 नहीं भी है तो स्थिति मान के चलिए बहुत गंभीर ही है। हमारे साथ एक कॉलर और जुड़ रहे हैं जो कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर हैं, लेकिन मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मैं आप कुछ कहना चाहते हैं सर? जल्दी से कह दीजिए सेकंड्स में सर। जी जिस प्रकार अभी मैंने डिस्कशन सुना, मैं मेडिकल डिस्ट्रीब्यूटर होने के नाते आपके मंच से लोगों को ये बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार की र्यूमर उड़ रहे हैं कि मेडिसिन शॉर्ट है, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं देश को आपके माध्यम से कि हम अपने ऊपर से इस कार्य को पूरा कर रहे हैं और देश के अंदर मेडिसिन
कमी होने की बिल्कुल भी चांस नहीं है। और आज सरकार हमारी हर तरीके से हमें सहयोग दे रही है। आज हमें मौका है इस देश के प्रति अपनी जिम्मेवारी समझने का। मुझे इस मौके पर एक दो लाइन कहने का याद आ रही है कि देश हमें है देता सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। व्यापारी के नाते आज मुझे इस देश के प्रति थैंक यू विकास जी, थैंक यू सो मच। कल फिर से इसी तरह से बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे, कुछ थोड़ा सा और सिस्टमैटिक करेंगे, कुछ और कॉलर्स ज्यादा आ जाएं, इसको अकोमोडेट करेंगे। मैं उस मरीज के लिए भी बहुत बहुत दुआ करता हूं कि जिसके कॉलर ने कॉल किया, और तमाम बहुत सारी चीजों एहतियात के साथ घर पे रहें, सुरक्षित रहें। कल फिर होगी मुलाकात, बने रहिए हमारे साथ।